हेलो डियर लर्नर्स, आइए इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करें और इन जो है बुलेट पॉइंट्स की हेल्प से हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एज अ पोएट, एज अ राइटर को समझने की कोशिश करें। सो लेट्स लुक एट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जो बर्थ हुआ वो हुआ 26 मार्च 1874। कहाँ पे? सेंट फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। दिस वेरी पर्टिकुलर पोएट died on 29th January 1963 after the effects of cancer. इनकी जो डेथ हुई थी वो आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ कैंसर हुई थी 1963, सॉरी, यस, 29th जनवरी 1963 को ही passed away. He died and he died because of the after effects of cancer. अगला वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, फादर विलियम प्रेस्कॉट, मदर इजाबेला मूडी। मदर जो इनकी थी, शी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। देखिए ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, these are very very important for you to bear in mind and to mug them up. इनको आपको मगअप करना है, MUG, मग UP अप। मगअप का मतलब होता है टू क्रैम, रटना। इनको बहुत ही ठीक ढंग से आपको रटना है, याद रखना है। स्पाउस ये जो है एक कॉमन वर्ड होता है जो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए यूज़ करती है और जो हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ के लिए यूज़ करता है, ये इंटरचेंजेबल है। वाइफ कैन यूज़ फॉर हर हस्बैंड, एंड हस्बैंड कैन यूज़ फॉर हिज वाइफ, जस्ट लाइक फियांसे, FIANCE, fiance. Fiance is the term or word used particularly for that young man who is engaged or betrothed to someone for the marriage. And fiance, FIANCEE, fiance is the term or word used for that young woman who is engaged or who is betrothed to marry someone. So fiance ये भी एक कॉमन वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। जब FIANCE होगा तो ये एक यंग मैन, उस आदमी के लिए यूज़ होगा जिसका एंगेजमेंट हो चुका है, और FIANCEE जब फियांसे ये डबल ई वाला यूज़ होगा तो ये उस यंग वुमन के लिए होगा जिसका ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है और दोनों कॉमन वर्ड हैं। जो है एक एंगेज जो आदमी है वो अपनी जो है एंगेज जो है होने वाली वाइफ के लिए यूज़ कर सकता है, और वो जो वुमन है वो अपने होने वाले हस्बैंड के लिए यूज़ कर सकती है। तो इनकी जो वाइफ थी एलेनोर मरियम वाइट, ये जो है ये आप कह सकते हैं एक तरह से दे बिगैन देयर स्टडीज़ टुगेदर, और दे went to school and college and university together and studied by and large together, and in the year 1895 they got wed, they got married in the year 1895 and had 6 kids. And out of those 6 kids, it is said that most of them died save one. ऐसा माना जाता है कि उनके 6 बच्चों में से 5 बच्चे जो है दे डाइड, वो मर गए, और सिर्फ एक बच्चा सर्वाइव किया। अगला देखिए, अल्मा मेटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज जहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, दैट इज़ Harvard University. So alma mater means that very particular educational institution from where a certain person pursues or completes his or her most of the
जिस एजुकेशनल कोर्स और एजुकेशनल डिग्री। सो इनका जो है अल्मा मेटर, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इनको ध्यान रखना है कि इस पोएट का अल्मा मेटर क्या रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइंड फ्री वर्स एज प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। तो इन्होंने बोला था कि फ्री वर्स क्या है, फ्री वर्स इज जस्ट लाइक प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। टेनिस इज अ नेम ऑफ अ गेम। तो इन्होंने बोला था कि फ्री वर्स का यूज किसके समान है, जस्ट लाइक प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। और ये आपको ध्यान में रखना है कि 20th सेंचुरी राइटर्स ने फ्री वर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। फ्री वर्स क्या होता है, एक ऐसी पोम जिसमें एक सर्टेन मीटर का यूज़ नहीं किया जाता है और कोई राइम स्कीम नहीं होती है, ऐसी पोम को हम कहते हैं पोम रिटन इन फ्री वर्स और वर्स लिबरे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने भी अपनी पोम में फ्री वर्स का यूज़ किया है। एंड मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी पोएट्स मेड यूज ऑफ फ्री वर्स इन देयर ओन पोम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इनके जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं। देखिए दिया है, हिज इंपॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शन इनका है अ बॉयज़ विल, जो कब आता है, 1913 में आता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, 1914 में आता है, जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ द पीपल, और यस अ बुक ऑफ द कॉमन पीपल इसको कहा जाता है। फिर अगला आता है इनका माउंटेन इंटरवल, जो 1916 में आता है। फिर आता है इनका वेस्ट रनिंग ब्रुक, जो 1928 में आता है। फिर इनका आता है न्यू हैम्पशायर, 1923 में आता है। ध्यान रखिएगा, इसी न्यू हैम्पशायर के लिए ही इन्हें सबसे पहला पुलिट्जर प्राइज मिला, कब, 1924 में। और दूसरा इन्हें पुलिट्जर प्राइज जो मिलता है वो मिलता है 1931 में, किसके लिए, फॉर कलेक्टेड पोम्स। ध्यान रखना है आपको। तीसरा इनको पुलिट्जर जो मिलता है वो 1937 में, किसके लिए, of further range, name of the collection of poem. And last Pulitzer that he got in the year what, 1943। अंतिम जो इनका पुलिट्जर जो आता है वो 1943 में आता है, और वो ध्यान रखना है आपको किसके लिए आता है, अ विटनेस ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पोएट को, and probably he was the only one American poet who bagged 4 Pulitzer Prize। ये चार, शायद ये इकलौते ऐसे पोएट रहे जिन्हें 4 पुलिट्जर अवार्ड्स मिले। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एक्चुअली ये अवार्ड जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी कि एक सर्टेन पैनल के द्वारा दिया जाता है। तो शायद ये एकमात्र ऐसे पोएट रहे जिन्हें इनकी लाइफ टाइम में 4 पुलिट्जर अवार्ड्स मिले। पहला 1924 में, किसके लिए, न्यू हैम्पशायर। दूसरा 31 में, कलेक्टेड पोम्स। तीसरा 37 में, फर्दर रेंज। एंड लास्ट 1943 फॉर हिज वर्क ऑफ विटनेस ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 4 पुलिट्जर अवार्ड मिले। मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ। वाई, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस। इस पर मल्टीपल जो है टाइम क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने टोटल इन्हें 4 पुलिट्जर मिले। पहला 1924 न्यू हैम्पशायर, दूसरा 1931 कलेक्टेड पोएम्स, तीसरा 1937 किसके लिए, अ फर्दर रेंज, 1943 लास्ट किसके लिए, अ विटनेस ट्री। तो ये आपको याद रखना है कि ये 4 पुलिट्जर अवार्ड मिले। और इसके अलावा भी आपको दिमाग में रखना है, ही गॉट 31 नोबेल नॉमिनेशन।
ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको 31 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट बैग दिस अवार्ड, लेकिन ये अवार्ड इन्हें नहीं मिल पाया। एंड अपार्ट फ्रॉम 4 Pulitzer, 31 नोबेल नॉमिनेशन, इसके अलावा इन्हें मोर देन 17 ऑनररी डिग्रीज मिली, 17 से ज़्यादा इन्हें ऑनररी डिग्रीज मिली। इन्हें एट द एज ऑफ 86 जो है गोल्ड मेडल भी मिला कांग्रेस की तरफ से। ये जो है अवार्ड्स इन्होंने अपने लाइफ टाइम में हासिल किए। अगला ये देखते हैं, न्यू हैम्पशायर, मैंने आपको बताया 1923 में आती है, इसी के लिए इन्हें पहला पुलिट्जर मिलता है, तो कि मैंने लिखा है फर्स्ट पुलिट्जर। फिर अ फर्दर रेंज कब आता है? फर्दर रेंज आता है आपकी देखिए 1936 में, इसके लिए भी इन्हें पुलिट्जर मिलता है तीसरा। फिर और विटनेस ट्री जो आता है 1942 में, इसी के लिए इन्हें अगले साल यानी कि फॉलोइंग ईयर्स 1943 में इनको लाइफ का चौथा पुलिट्जर अवार्ड मिलता है। फिर इनका अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शन है अ मास्क ऑफ मर्सी जो आती है 1947 में। फिर आता है कंप्लीट पोम कलेक्शन 1949 में। फिर आता है इन द क्लियरिंग 1962 में, और ये माना जाता है दिस वॉज द लास्ट पोएटिक कलेक्शन ऑफ Robert Lee Frost. Why? Because in the following year, the year 1963, this greatest poet of America did breathe his last. तो इन द क्लियरिंग जो 1962 में आता, आपको दिमाग में रखना है कि ये इनके लाइफ टाइम का लास्ट पोएटिक कलेक्शन था, क्योंकि द फॉलोइंग ईयर मीन्स द ईयर 1963, दिस ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट ऑफ ऑल टाइम डाइड। और इन्हें कहा भी जाता है अमेरिकाज ग्रैंड मैन ऑफ पोइट्री, ये भी आपको ध्यान रखा है, अमेरिकाज ग्रैंड मैन ऑफ पोइट्री इन्हें कहा जाता है। अगला देखिए, इन द क्लियरिंग हो गया। अगला है अ वे आउट, ध्यान रखिएगा ये ए है, अ वे आउट इनका 1 एक्ट प्ले है जो कब आता है 1929 में आता है। फिर द काउ इन द कॉर्न, CORN, अ काउ इन द कॉर्न, ये 2 एक्ट प्ले है, ये भी 1929 में आता है। तो ये 2 प्लेस को आपको ध्यान में रखना है कि क्या, अ वे आउट 1 एक्ट प्ले 1929, second the cow in the corn 2 act plays, 2 acts play 1929। और फिर ये देखिए स्टिपल बुश, ये इनकी एक पोएटिक कलेक्शन का नाम है जो 1947 में। तो ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पोएटिक जो है कलेक्शन ऑफ पोम्स थे जिनको आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। एंड नाउ लेट्स लुक एट सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें 4 पुलिट्जर मिले, 31 बार ये नोबेल के लिए नॉमिनेटेड हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज बेस्टोड अपॉन विद more than 17 honorary degrees. He was given just a gold medal just by the Congress, and so many other honorary awards came on his own way in his lifetime. और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि he was that very particular man who was invited in the inaugural ceremony of President Kennedy to recite one of his greatest poem, that is The Gift Outright. The Gift Outright, इन्होंने इस पोम को probably 1942 में लिखा था, और इसी पोम को रिसाइट करने के लिए यानी कि सिंग करने के लिए जब प्रेसिडेंट कैनेडी का इनॉग्रल सेरेमनी चल रहा था उसमें इन्हें इस पोम को रिसाइट करने के लिए प्रोबेबली 1961 में
बुलाया गया था। एंड इसके बाद, इसके जस्ट 2 years later, दिस ग्रेटेस्ट पोएट डाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अ बॉयज विल जो इनकी पहला पोएटिक कलेक्शन था, ये इन्होंने कहाँ पे पब्लिश किया था? रिमेंबर, नॉट इन अमेरिका बट इन इंग्लैंड। वाई? बिकॉज इन 1912, याद रखना है आपको, 1912 में ही सोल्ड हिज फार्म लैंड एंड विद हिज फैमिली he set sail particularly for England, and there in the following year, means in 1913, he published his first collection of poem, and this first collection of poem just brought him name and fame that he unfortunately could not get in his own country, America. But the following year, you can say that in the year 1914, he had to sail back to his own country. Why? Because 1914 was the year the World War began. The World War first began, which forced this very particular poet to sail back to his own country, America, with his own family. So see, in 1912 he went to England with his family by selling his property. There in the following year he published his first collection of poems and became a famous man. But in the following year he had to get back to his own country because of the outbreak of the First World War. And 1914 was also the year his another greatest collection of poem, that is North of Boston, came. And for North of Boston, who had written the review, or who had written the forward? Ezra Pound. EZRAPOUND, एजरा पाउंड। याद रखना, एक बहुत बड़े सिंबलिस्ट और एक बहुत बड़े इमेजिस्ट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के टाइम के, और ये ही एक पहला आप कह सकते हैं अमेरिकन था, एजरा पाउंड, जिसने सबसे पहला फेवरेबल रिव्यू जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के वर्क के लिए लिखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। वाई? बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस often pop up in the competitions wherever Robert Lee Frost is the part of the syllabus. इनके अलावा आपको इनकी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोम्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, जैसे बर्चेस, BIRCHES, बर्चेस, नेम ऑफ अ ट्री, उसी के नाम पर ये पोम है बर्चेस। जैसे मेंडिंग वॉल, MENDING, मेंडिंग, WALL, मेंडिंग वॉल आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है मेंडिंग वॉल, ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो कलेक्शन ऑफ पोम है जो 1914 में आया था, उस कलेक्शन की ये पहली पोम है। और याद रखना है, दिस मेंडिंग वॉल इज अ monologue. Mono means single, log means speech. So generally what happens in monologue? One imaginary character just is heard speaking to his or her imaginary just listeners or people. याद रखना है आपको, मोनोलॉग में एक इमेजिनरी स्पीकर होता है और उसकी इमेजिनरी जो है लिसनर्स होते हैं, वो एक लिसनर हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये इनका जो मेंडिंग वॉल है, ये एक मोनोलॉग है। इसमें जो है एक दिखाया जा रहा है एक कॉन्वर्सेशन जो स्पीकर और उसके नेबर के बीच में
चल रहा है। तो इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, कौन सी, मेंडिंग वॉल। फिर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है हमारी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई ईव और इवनिंग। ये जो पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, some years back this was the part of the syllabus of UP board class 12 UP board के ये syllabus में थी। This poem was very dear or very favorite to our first Prime Minister Mr. पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री के ये बहुत ही प्रिय पोम थे, कौन से, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई ईव। इसके अलावा इनकी जो अगली बड़ी इंपॉर्टेंट पोएट है दैट इज द रोड नॉट टेकन, जो इस वक्त क्लास 9 के सिलेबस की पोम है। फिर इसके अलावा इनकी कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पोम्स हैं, जैसे कि द डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन, फिर मावर, और ऐसे करके इनकी कई और बहुत सी इंपॉर्टेंट पोम्स हैं जो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, बैरिंग इन माइंड द कॉम्पिटिशन। इनके अलावा हमें इनके कुछ और जो है क्रिटिकल वर्क्स को अप्रोच करना होगा। एंड if we if we go through all these important, you see this poems and critical works, I can hope that we can have upper hand in the upcoming examination. So with this I shall stop here, and very soon I shall come with one more very interesting video just on the poem of this all time just a great poet of America. Till then, bye bye, thank you.